नमस्ते भारत। इस वीडियो में हम एडुटे या एनसीईआरटी के प्रैक्टिस सेट को पढ़ रहे हैं। हमने एनसीईआरटी हिस्ट्री से स्टार्ट किया है और सेट 2 के अभी तक हमने 10 क्वेश्चन को जो है पढ़ लिया है। अभी हम 10 क्वेश्चन से आगे 11वां क्वेश्चन को जो है पढ़ेंगे। टोटल 10 क्वेश्चन अभी भी पढ़ेंगे। और जो हम यह एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट को पढ़ रहे हैं यह जो है कक्षा 6 से लेकर के 12 तक यानी क्लास 6 से लेकर के 12 तक के एनसीईआरटी को ये जो कवर करता है। और सेट नंबर 2 जो है, सेट नंबर 2 हमने पहले भी देखा था कि सेट 2 जो है क्लास 8 और क्लास 9 के एनसीईआरटी हिस्ट्री को ये कवर करता है। तो अगर आप 80 क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं तो आपको जो है एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगा। चाहे वो एग्जाम बीपीएससी टीचर का परीक्षा हो, बिहार दरोगा हो, बिहार एसएससी हो या कोई भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा हो, तो हाँ ये आपको काफ़ी मदद करेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमने सेट नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर जो है 10 तक पढ़ा है। 11वां क्वेश्चन से पढ़ते हैं। 11वां क्वेश्चन जो है प्लासी के युद्ध से है। क्वेश्चन क्या है कि प्लासी के युद्ध के पश्चात उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। सत्य नहीं बल्कि असत्य कथन का चयन करना है। तो पहला कथन क्या है? पहला कथन है कि कंपनी ने यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार फैलाना था। तो पहला जो कथन है हमारा, वो कथन क्या है? ये कथन सत्य है, न कि असत्य है। तो ये कथन सत्य है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है, जब प्लासी का युद्ध हो गया, प्लासी का युद्ध के बाद जो है उसने बंगाल का प्रशासन अपने हाथों में क्यों नहीं लिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने? क्योंकि कंपनी का जो मुख्य उद्देश्य था, कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार करना था, व्यापार का प्रसार करना था, न कि उसका मुख्य उद्देश्य उस समय तक जो है प्रशासन को संभालना था। तो इस वजह से जो है कंपनी ने बंगाल का प्रशासन नहीं संभाला क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार फैलाना था। तो कथन एक सत्य है। वही कथन दूसरा क्या है कि सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। तो ये कथन जो है गलत है। क्यों? क्योंकि सिराजुद्दौला को तो प्लासी के युद्ध के बाद मार दिया गया, आधा कथन सही है, बट उसके बाद जो है मीर कासिम बंगाल का नवाब नहीं बना, बल्कि मीर जाफर को जो है बंगाल का नवाब कंपनी के द्वारा एक तरह से कठपुतली के तौर पे बनाया गया। तो मीर कासिम के जगह पे कौन बना है बंगाल का नवाब? मीर जाफर बना है। इसलिए कथन 2 जो है असत्य है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2, क्योंकि पूछ रहा था क्या? असत्य कथन का चयन करना था। तो कथन 2 असत्य है, इसलिए हमारा आंसर 2 हो जाएगा कि केवल बी जो है, केवल दूसरा कथन क्या है? असत्य है। हम थोड़ा सा प्लासी के युद्ध के बारे में पढ़ लें। प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ है? 23 जून 1757 को हुआ है। 23 जून 1757 को हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ है प्लासी का युद्ध? तो ये हुआ है बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, जो उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, और अंग्रेज अफसर के तरफ जो है कौन नेतृत्व कर रहा था? तो रॉबर्ट क्लाइव। तो अंग्रेजों के बीच और बंगाल के नवाब के बीच जो है यह प्लासी का युद्ध होता है। और प्लासी नामक स्थान जो है कहाँ पर है? तो ये आपका बंगाल में है, इतना आप ध्यान रखेंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जो है प्लासी का युद्ध होता है। और इस प्लासी के युद्ध में किसकी जीत होती है? इस रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना की जीत होती है। और प्लासी के युद्ध के बाद जो है सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है और मार करके अंग्रेजों के द्वारा ही मीर जाफर को जो है एक तरह से कठपुतली के तौर पे बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। किसको बनाया जाता है? बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया जाता है। और प्लासी का ये जो जंग है, प्लासी का युद्ध है, इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में यह महत्वपूर्ण और पहली बहुत बड़ी जीत थी। इसलिए प्लासी का युद्ध महत्वपूर्ण माना जाता है। बीपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक है। प्लासी का युद्ध हो या फिर बक्सर का युद्ध हो, यहाँ से बीपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछती है, तो आप इस टॉपिक पे जरूर ध्यान देंगे। यहाँ पर चूंकि प्लासी के युद्ध के माध्यम से हमने रॉबर्ट क्लाइव का चर्चा किया, रॉबर्ट क्लाइव की बात आई, तो रॉबर्ट क्लाइव का आप शासनकाल याद रखेंगे। यहाँ से भी बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है कि इसका ये बंगाल का गवर्नर जो है 2 टाइम के लिए बना है, 2 टाइम के लिए बना है। एक 1700
से 60 के बीच में, और दूसरा जो है 1765 से 67 के बीच में। हमने क्या कहा, ये बंगाल का गवर्नर रहा है, ना कि गवर्नर जनरल, क्योंकि गवर्नर जनरल का पोस्ट कब से होता है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो है, जो बंगाल का गवर्नर का पोस्ट होता है उसी को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो 1773 से पहले जो है पोस्ट क्या होता है, गवर्नर का पोस्ट होता है। तो बंगाल का गवर्नर ये इस समय जो है प्लासी के युद्ध के समय कौन रहता है, रॉबर्ट क्लाइव रहता है। और इसका टाइम पीरियड क्या है गवर्नर होने का, तो 1757 से 60 और 1765 से 67 के बीच, 65 से 67 के बीच में बंगाल का गवर्नर रहता है। और इसके बारे में एक पॉइंट आप और याद रखेंगे, किसी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है बंगाल में द्वैत शासन लागू किया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया, तो बंगाल में द्वैत शासन जो है इसी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू किया गया है। कब लागू किया गया, 1765 से 72 के बीच में लागू किया गया है। इतना पॉइंट को आप याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था। अभी हमने प्लासी का युद्ध पढ़ा, अब है बक्सर का युद्ध। तो जब 1764 में बक्सर की लड़ाई, बक्सर का युद्ध हो रहा था, तो उस समय बंगाल का नवाब कौन है, तो उस समय जो है बंगाल का नवाब जो है मीर जाफर है। कौन है, मीर जाफर है। बी नंबर आंसर हो जाएगा। मीर जाफर जो है उस समय बंगाल का नवाब है। क्यों, क्योंकि जो है मीर कासिम को जो है पदस्थ कर दिया जाता है और उसके बाद जो है पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है। तो इस वजह से 1764 में जो है बंगाल का नवाब कौन है, मीर जाफर है। तो हमें यहाँ पर बक्सर का लड़ाई आया है, तो हम बक्सर का युद्ध के बारे में थोड़ा सा जान ले। तो बक्सर का युद्ध सबसे पहले हुआ कब है, तो 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध हुआ है। 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध हुआ है। और किसके किसके बीच हुआ है बक्सर का युद्ध, तो एक तो आपको बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला। इसमें एक तरह से त्रिपक्षीय तीन पक्षों का एक गुट होता है और दूसरी तरफ अंग्रेज होता है। तो एक तरफ तीन पक्ष कौन कौन होता है, तो एक तरफ जो है बंगाल का अपदस्थ नवाब हम कहेंगे, क्योंकि उस समय तक उसे अपदस्थ करके और मीर जाफर को बना दिया जाता है बंगाल का नवाब, तो इसलिए हम कहेंगे बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम। तो पहले तरफ कौन हो गया, पहले तरफ हो गया मीर कासिम जो कि बंगाल का अपदस्थ नवाब है। दूसरा है अवध का नवाब सुजाउद्दौला, दूसरे तरफ है अवध का नवाब सुजाउद्दौला, ये एक ही पक्ष के लोग हैं। और तीसरा मुगल शासक शाह आलम द्वितीय जो है एक तरफ। तो ये हो गया एक पक्ष। और दूसरा पक्ष अंग्रेज है। अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा है, तो हेक्टर मुनरो जो है अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कर रहा है। तो बक्सर का युद्ध जो है इन दोनों के बीच में होता है। एक तरफ तीन लोग हैं और दूसरे तरफ जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा है। तो यहाँ से बीपीएससी अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि बक्सर के युद्ध के समय जो है अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया गया था। और एक तरफ कितने लोग थे, तो तीन लोग थे त्रिपक्षीय, तीन पक्षों का एक गुट था। एक बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब सुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय। तो इन दोनों के बीच जो है बक्सर का युद्ध होता है। और बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना की ही जीत होती है, हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना की ही जीत होती है। और इस युद्ध के बाद जो है बक्सर के युद्ध के बाद दो संधियां होती है, जो कि इलाहाबाद की संधि के नाम से फेमस है, इलाहाबाद की संधि। तो इसमें इलाहाबाद की संधि भी दो संधि होती है, दोनों डेट बीपीएससी पूछता है। एक प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि 12 अगस्त 1765 को होती है। और इलाहाबाद की एक दूसरी संधि जो कि 4 दिन बाद 16 अगस्त 1765 को होती है। तो 12 अगस्त 1765 को जो इलाहाबाद की संधि होती है, ये रॉबर्ट क्लाइव जो उस समय बंगाल का गवर्नर होता है, रॉबर्ट क्लाइव और जो है मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच होती है। वहीं दूसरे तरफ इलाहाबाद की जो दूसरी संधि होती है 16 अगस्त 1765 को, ये रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच होती है। तो इतना पॉइंट को जो है आप याद रखेंगे बक्सर के युद्ध से। यहाँ से एक एक पॉइंट जो है बीपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं।
बक्सर के युद्ध से ही है कि बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन क्या है कि बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुई। तो ये कथन गलत हो गया, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि बक्सर की लड़ाई जो है, बक्सर की लड़ाई में एक तरफ तो अंग्रेज थे, एक तरफ तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा जो है किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ हमने पढ़ा कि तीन पक्ष का जो है एक गुट था, जिसमें कि बंगाल का अपदस्थ नवाब मीर कासिम तो था ही, साथ ही साथ जो है मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, मुगल शासक शाह आलम द्वितीय, वहीं जो है एक और कौन था, एक था आपका अवध का नवाब जो है शुजा-उद-दौला, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। तो इस तरह से तीन लोगों का एक जो है गुट होता है, तीन लोगों का एक गुट होता है, और इन तीनों के गुट के साथ साथ जो है दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो कि हेक्टर मुनरो है उसके द्वारा की जाती है। तो यहाँ लिख दिया था केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच हुआ था, तो ऐसा नहीं है, केवल अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच नहीं हुआ था। तो इसलिए पहला कथन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कथन क्या है, दूसरा कथन है कि बक्सर के युद्ध के पश्चात जो है मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दे दिए। तो ये भी कथन क्या है, गलत है। अभी हमने जो इलाहाबाद की संधि पढ़ी कि इलाहाबाद की संधि, दो संधियां हुई थी, एक प्रथम इलाहाबाद की संधि जो कि 12 अगस्त 1765 को होती है, 12 अगस्त 1765 को होती है, और किसके किसके बीच होती है, तो रॉबर्ट क्लाइव और जो है मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बीच होती है। और जो 16 अगस्त 1765 को होती है वो जो है रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच में होती है। तो इन दोनों संधियों में जो पहला संधि है, इलाहाबाद की जो प्रथम संधि है, तो इस संधि के द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है बंगाल की दीवानी का अधिकार, बंगाल और बिहार और उड़ीसा के दीवानी का अधिकार जो है मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के द्वारा कंपनी को दे दिया जाता है। तो सिर्फ दीवानी अधिकार दिया जाता है, न कि फौजदारी अधिकार। तो इसलिए कथन 2 गलत है। और पूछ रहा था क्या, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि सत्य कथन का चयन करना था। दोनों कथन क्या है, गलत है, असत्य है। तो इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा कि ना ही 1 ना ही 2, दोनों कथन क्या है, असत्य है। और क्यों असत्य हमने डिटेल्स में देखा। अगले क्वेश्चन पर अब आते हैं। अगला क्वेश्चन सहायक संधि से है कि सहायक संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन क्या है कि सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं होता था। तो ये कथन क्या है, सही है कि ये कथन सही है कि जो सहायक संधि था, हम पढ़ेंगे सहायक संधि क्या है, पहले हम कथन को देख ले। पहला कथन सही है। दूसरा कथन क्या है कि सहायक संधि अपनाने वाली रियासतों को कंपनी द्वारा सुरक्षा दी जाती थी। तो ये कथन भी सही है। तीसरा कथन क्या है कि सुरक्षा के निर्धारित रकम नहीं चुकाने पर कंपनी उसके रियासत का इलाका अपने कब्जे में ले लेती थी। तो ये कथन भी सही है। तो एक कथन भी सही हमने देखा, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। पूछ रहा था सत्य कथन ही, इसलिए हमारा आंसर डी हो जाएगा। 1 2 3 तीनों कथन क्या है, सही है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा सहायक संधि के बारे में जान ले कि सहायक संधि जो है, हालांकि सहायक संधि के यहाँ डिटेल्स तो दे ही दिया था कि सहायक संधि का कॉन्सेप्ट क्या था, लेकिन सहायक संधि लाया किसके गया था। तो सहायक संधि जो है लाने का काम गवर्नर जनरल जो उस समय का था, उसका नाम क्या था, उसका नाम था रिचर्ड बेलेजली, आर बेलेजली, या फिर आप रिचर्ड बेलेजली कहें। आर बेलेजली के द्वारा जो है सहायक संधि को लागू किया गया था। और किस समय लागू किया गया था, तो 1798 से 1805 के बीच में लागू किया गया था, क्योंकि बेलेजली जो है इसी समय गवर्नर जनरल भी था। और इस सहायक संधि के तहत हम देखें तो इस सहायक संधि का प्रयोग करके जो है ब्रिटिशर्स जो है भारतीय रियासतों को अपने में मिलाने लगे। तो इस सहायक संधि के तहत सबसे पहले ब्रिटिशर्स द्वारा किसको जो है मिलाया गया, तो सबसे पहले जो है हैदराबाद को मिलाया गया। ये क्वेश्चन पूछता भी है कि सहायक संधि के तहत जो है सबसे पहले किसको जो है मिलाया गया था, ब्रिटिश रियासत को बनाया गया, तो हैदराबाद को, जो कि 1798 में ही इसको मिला लिया गया था। बाद में अन्य राज्यों को भी मिलाया गया और सहायक संधि का प्रयोग करके बाद में अन्य राज्यों को भी हड़प लिया गया ब्रिटिशर्स द्वारा, जिसमें कि मैसूर को कब जो है मैसूर को कब ब्रिटिश रियासत में मिला लिया गया, तो इसको मिला लिया गया 1799 में। वहीं जो है अवध को
1701 में जो है मिला लिया गया। तो इतना पॉइंट को आप सहायक संधि के बारे में याद रखेंगे। एक पॉइंट और आप याद रख सकते हैं कि सहायक संधि को भले लागू किया गया बेलेजली के द्वारा, लेकिन सहायक संधि का सबसे पहले प्रयोग पूछे, सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो डुप्ले के द्वारा किया गया था। डुप्ले जो कि फ्रांसीसी गवर्नर था, फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, उसी के द्वारा जो है सबसे पहले सहायक संधि का प्रयोग किया गया। लेकिन पूछेगा सहायक संधि को लागू किसके द्वारा किया गया था? तो बेलेजली के द्वारा जो है लागू किया गया, और लागू करने के बाद सबसे पहले हैदराबाद को ब्रिटिश रियासत में मिलाया गया सहायक संधि का प्रयोग करके। अगले क्वेश्चन पर आते हैं हम, 15 नंबर। हैदर अली की मृत्यु किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी? तो हैदर अली की मृत्यु जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुई थी। बी नंबर आंसर हो जाएगा। तो हैदर अली, या फिर हम आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में थोड़ा सा जान ले कि हम देखें आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और मैसूर के शासक के बीच में जो है आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ है। तो उसमें से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ है? तो ये 1767 से 69 के बीच हुआ है। वहीं द्वितीय आंग्ल मैसूर कब हुआ है? तो 1780 से 84 के बीच में हुआ है। तृतीय आंग्ल मैसूर 1790 से 92 के बीच में हुआ है, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर जो है 1799 में हुआ है। और क्वेश्चन ये भी पूछता है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ? तो ये मद्रास की संधि से जो है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ है। मद्रास की संधि, जो कि कब होती है मद्रास की संधि? तो 1769 में होती है। कब होती है? 1769 में होती है। और दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो किस संधि से समाप्त होता है? तो ये मंगलौर की संधि से समाप्त होता है, मंगलौर की संधि से। और ये कब होता है? 1784 में। और तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से समाप्त होता है? तो ये श्री रंगपट्टनम की संधि से समाप्त होता है, श्री रंगपट्टनम की संधि से समाप्त होता है। और ये संधि कब होती है? 1792 में होती है। वहीं चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में तो टीपू सुल्तान मारा ही जाता है, और फिर मैसूर को जो है ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाता है, और इस पर भी जो है सहायक संधि थोप दी जाती है। इस पर भी सहायक संधि थोप दी जाती है। आज के लिए 5 क्वेश्चन ही। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो कल से फिर हम 10 क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। अगर हमारे ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो आप हमें अधिक से अधिक जो है सपोर्ट करने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, साथ ही साथ जो है इस चैनल को शेयर भी करते जाएं, ताकि और लोगों को यह वीडियो जो है अवेलेबल हो पाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।